नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले अपनी पूरी शानो शौकत से मौजूद थी और फिर पता नहीं कैसे गायब हो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। भारत के वो कांस्य युगीन महानगर जो अपने समय से सच में सदियों आगे थे। और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। सोचिए जरा, 4,500 साल पहले एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता, वो आखिर गायब कैसे हो गई? मतलब पूरी की पूरी सभ्यता। ये इतिहास के उन बड़े रहस्यों में से एक है जिसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश आज हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है। उन्होंने जो भी सुराग पीछे छोड़े हैं ना, वो एक ऐसी भाषा में है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो चलिए फिर एक जासूस की तरह काम करते हैं। इन बिखरे हुए सबूतों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस खोई हुई दुनिया के बारे में हम क्या-क्या पता लगा सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये भूली हुई दुनिया आखिर थी कितनी बड़ी और कब की बात है ये। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा गांव या कस्बा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इतना बड़ा कि उस जमाने की मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़ा। अगर हम नक्शे पर देखें तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों में ये फैला हुआ था। और ये सब कब की बात है? कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता अपने चरम पर थी। मतलब ये दुनिया के सबसे पहले शहरी समाजों में से एक थी। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के करीब इसका पतन शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ 100 सालों में ही 1750 ईसा पूर्व तक ये महान सभ्यता लगभग गायब ही हो गई। लेकिन इस सभ्यता ने जो सबसे बड़ा सबूत पीछे छोड़ा है, जो आज भी हमें हैरान कर देता है, वो हैं इनके शहर। ये देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी पुराने शहर का नक्शा है, बल्कि लगता है जैसे किसी मॉडर्न सिटी का ब्लूप्रिंट हो। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले सीधी सपाट सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, घर पक्की ईंटों से बने थे और दुनिया का पहला कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। कमाल है। यहाँ तक कि प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान था। घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे की गलियों में खुलते थे। चलिए अब इन शहरों की एक छोटी सी टूर करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है हड़प्पा। ये वही जगह है जो सबसे पहले खोजी गई थी। यहाँ पर जो ये बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं ना, ये सिर्फ अनाज रखने के गोदाम नहीं थे। ये इस बात का सबूत है कि उनका एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम था, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बताता है कि उनकी इकोनॉमी कितनी व्यवस्थित थी। अच्छा, अब हड़प्पा से आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ की सबसे फेमस चीज है ये ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए होता होगा। और हाँ, यहीं पर वो मशहूर डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति भी मिली थी, जो उनकी मेटल की कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ जमीन तक ही बंधे थे। गुजरात के लोथल में मिला ये डॉकयार्ड, मतलब कि बंदरगाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो समुद्री व्यापार करते थे और लोथल उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा होगा। हर शहर की अपनी एक अलग ही कहानी है। जैसे कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले, जो बताते हैं कि उनकी खेतीबाड़ी कितनी एडवांस्ड थी। धोलावीरा में तो एक बहुत बड़ा स्टेडियम और वाटर मैनेजमेंट का कमाल का सिस्टम मिला। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि घोड़े भारत में काफी बाद में आए। और रोपड़ में इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत मिलते हैं, जो शायद इंसानों और जानवरों के बीच के खास रिश्ते को दिखाते हैं। तो शहर तो बड़े शानदार थे, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। चलिए अब थोड़ा उनके समाज और उनकी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। देखिए, वहां बहुत सारी मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं। इससे इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनका समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब जहां महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। समाज भी शायद 4 हिस्सों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कारीगर, और फिर मजदूर। खाने पीने में वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और अंतिम संस्कार के भी 3 अलग अलग तरीके थे: पूर्ण दफन, आंशिक दफन और दाह संस्कार,
जो दिखाता है कि उनके रीति रिवाज कितने विविध थे। उनकी जो इतनी प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी नींव 3 चीज़ों पर टिकी थी: व्यापार, खेती और पशुपालन। और एक बड़ी दिलचस्प बात, वे दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। इतना मशहूर हुआ उनका कपास कि ग्रीस के लोग उसे सिडोन कहते थे। वो सिर्फ अपने आसपास ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि एक स्टैंडर्ड वजन और माप का सिस्टम इस्तेमाल करके मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। तो ये तो हुई समाज और इकोनॉमी की बात। अब आते हैं उनकी आर्ट और टेक्नोलॉजी पर, और लौटकर उसी सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिखावट। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 चीजें उनकी धार्मिक मान्यताओं की एक झलक देती हैं। एक तरफ है मातृदेवी की मूर्ति, जो शायद किसी देवी की पूजा की तरफ इशारा करती है, और दूसरी तरफ है ये पशुपति की मोहर, जिसमें जानवरों से घिरे एक योगी बैठे हैं। कई लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का सबसे पुराना रूप हो सकता है। अब ये सच है या नहीं, ये सवाल आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। उनकी जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब चित्रों के जरिए अपनी बात कहते थे, और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। उनकी मोहरों पर आपको बैल, गैंडे, हाथी जैसे कई जानवर मिलेंगे, पर कमाल की बात यह है कि शेर कहीं नहीं है। ये भी एक पहेली है। क्या उस इलाके में शेर थे ही नहीं, या कोई और वजह थी? टेक्नोलॉजी की बात करें तो वे कांसिया बनाना तो जानते थे, लेकिन लोहे के इस्तेमाल से बिल्कुल अनजान थे। और अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इतनी एडवांसमेंट, इतनी शानदार प्लानिंग, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ खत्म हो गया? ये आलीशान शहर खंडर में कैसे बदल गए? देखिए, इसके पीछे कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, पर कई थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, नदियां सूख गई और जमीन बंजर हो गई। एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी है, पर क्योंकि लड़ाई झगड़े के ज्यादा सबूत नहीं मिले, इसलिए अब इस पर कम लोग यकीन करते हैं। या फिर हो सकता है कोई बड़ी महामारी फैल गई हो, जिसने एक बड़ी आबादी को ही खत्म कर दिया। सच शायद इन सब का कोई मिला जुला असर रहा हो। तो चलिए, जाने से पहले इस शानदार सभ्यता के कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक कांस्य युग की शहरी सभ्यता थी। इनका मेन काम व्यापार था। ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, और इनकी मोहरों पर शेर का कोई निशान नहीं है। लोथल इनका सबसे बड़ा बंदरगाह था, और हाँ, इनकी लिखावट आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। सिंधु घाटी के लोग हमारे लिए बेहतरीन तरीके से बने शहर तो छोड़ गए, लेकिन अपनी कोई कहानी लिख कर नहीं गए जिसे हम पढ़ सकें। उनके शहर आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं, लेकिन खामोशी से। तो सवाल वही है, क्या हम कभी उनकी लिपि को समझ पाएंगे? क्या हम कभी उनकी अपनी जुबानी उनकी कहानियां सुन पाएंगे? शायद ये रहस्य ही है जो सिंधु घाटी सभ्यता को हमेशा के लिए इतना आकर्षक और अमर बनाता है।